नमस्कार साथियों। भूगोल विषय में जब हम अध्ययन करते हैं तो सामान्य रूप से प्राकृतिक भूगोल के बारे में अध्ययन किया जाता है, जिसे हम भौतिक भूगोल कहते हैं। और भौतिक भूगोल में पृथ्वी के धरातल, उच्चावच और सामान्य भू स्थलाकृतियों का अध्ययन करते हैं। यानी कहने का मतलब है प्राकृतिक जो स्थलाकृतियाँ बनी हुई हैं, जो भूदृश्य बने हुए हैं, उन्हीं का अध्ययन किया जाता है। जब भूगोल एक विषय के रूप में तैयार हुआ तब तक भूगोल में आदिकाल से प्रकृति के अंदर द्वारा जो पृथ्वी के धरातल पे जो आकृतियाँ बनी हुई थी, उच्चावच बने हुए थे, उन्हीं का अध्ययन किया जाता रहा है। फिर धीरे धीरे भूगोलवेत्ताओं के द्वारा भूगोल में द्वैतवाद आया। द्वैतवाद के उपरांत भूगोल दो मुख्य शाखाओं में विभाजित हुआ। एक शाखा जो प्राकृतिक भूदृश्यों का अध्ययन करती थी, जिसे भौतिक भूगोल कहा गया, और दूसरी शाखा जिसमें मानव को केंद्र बिंदु रखकर अध्ययन किया जाने लग गया, उसे मानव भूगोल कहा जाने लग गया। मानव भूगोल जिसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि इसके अंदर मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। मानव किस प्रकार अपने वातावरण के साथ समायोजन करता है, किस प्रकार अपनी आसपास की जलवायु है, प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका उपयोग करता है, कैसे उसको अपने अनुकूल बनाता है, और उस मानव और प्राकृतिक दृश्यों के बीच में जो एक संबंध बनता है, उस संबंध के द्वारा जो निर्मित भूदृश्य हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। मानव एक चलमान प्राणी है, क्रियाशील प्राणी है। वो अपने अन्य जीवों की तुलना में अधिक समझदार और सोचने वाला प्राणी है। वो अपने जीवन को सुगम बनाने के लिए, मानव अपने जीवन में विकास के लिए अनेक प्रकार के प्रयोग करता रहता है, जिससे उस क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उनका निदान हो सके और मानव जाति का अधिक से अधिक भला हो सके। अब विद्वानों ने जो मानव द्वारा अपने रहन सहन का, अपने व्यवसाय के लिए जो क्रियाकलाप करता है और किस प्रकार अपने आप को उस कठिन परिस्थितियों में समायोजित करता है, उनका अध्ययन करने के लिए भूगोलवेत्ताओं ने मानव भूगोल के नाम से एक शाखा का जन्म दिया। मानव भूगोल में मानव द्वारा किए गए संघर्षों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल जोधपुर विश्वविद्यालय, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के द्वितीय वर्ष में सिलेबस के अंदर है, और उसी से संबंधित द्वितीय वर्ष के सिलेबस के अनुसार हम आपको मानव भूगोल के बारे में कुछ जानकारी देंगे। मानव भूगोल की परिभाषा के रूप में हम देखेंगे कि मानव अपने क्षेत्रीय जो भूदृश्य हैं उनमें किस प्रकार समायोजन करता है, उनका क्रमबद्ध रूप से अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। मानव भूगोल का उद्देश्य हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि मानव अपने विकास के लिए, अपनी मानव जाति के विकास के लिए प्रादेशिक विभिन्नताओं में
परिवर्तन कर उसे अनुकूल बनाने की कोशिश करता है, और इसे ही मानव भूगोल का उद्देश्य निर्धारित किया गया। सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं मानव भूगोल का उद्देश्य मानव जीवन का विकास, अधिक से अधिक मानव उन्नति कर सके। मानव भूगोल का हम इतिहास देखते हैं तो हम पाएंगे कि भूगोल की जब से शुरुआत हुई है, विद्वानों ने कोशिश की है कि प्राकृतिक भूगोल के अलावा भी एक भूगोल और हो जिसमें प्रकृति के अंदर जो परिवर्तन किए उनका अध्ययन। ये कालांतर में चलता गया और जाते जाते चलते चलते मूल रूप में आने में इसे काफ़ी समय लगा। सर्वप्रथम कांट महोदय ने प्राकृतिक भूगोल के अलावा राजनीतिक भूगोल, धार्मिक भूगोल आदि अनेक भूगोलों का परिचय करवाया। उनके उपरांत रिटर महोदय ने भी भूगोल का विभाजन किया। हम्बोल्ट महोदय ने अपनी पुस्तक कॉस्मोस में लिखा है कि निर्जीव वस्तुओं पे सजीवों द्वारा जो परिवर्तन किया गया है वो भी भूगोल का अध्ययन क्षेत्र होना चाहिए। रेडजेल महोदय ने इस पे स्पष्ट रूप से लिखते हुए मानव भूगोल की नींव डालते हुए अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में स्पष्ट रूप से एक शाखा निकाली। वैसे वार्नियस महोदय ने भूगोल में द्वैतवाद लेके आए थे। रेडजेल अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में मानव अध्ययन मानते हुए भूगोल का अध्ययन किया, और रेडजेल महोदय को मानव भूगोल का जनक कहा जाने लग गया और मानव भूगोल की जन्मस्थली जर्मनी बन गई। रेडजेल और उनकी शिष्या शैम्पूल मानव पर प्राकृतिक तत्वों का प्रभाव मानते थे, और उनका जो विचारधारा थी वो नियतिवादी, निश्चयवादी था, जिसमें मानव है वो प्रकृति के अधीन था। कालांतर में फ्रांस में आधुनिक मानव भूगोल की नींव पड़ी और फ्रांस के अंदर संभववाद विचारधारा उत्पन्न हुई। विडाल डी ब्लास और उनके शिष्यों द्वारा संभववाद को प्रबल समर्थन दिया गया, और उन्होंने कहा कि प्रकृति संभावनाएं व्यक्त करती है और मानव उन संभावना से प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। इन दोनों विचारधाराओं के साथ साथ मानव भूगोल आगे बढ़ता गया, और उनके उपरांत नवनिश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर महोदय द्वारा दिया गया। तो ये विचारधाराएं मानव भूगोल को प्रबल बनाती हैं। मानव भूगोल में अध्ययन क्षेत्र में हम देखते हैं कि मानव की समस्त क्रियाएं, उनका रहन सहन, उनका व्यवसाय यानी आर्थिक क्रियाएं, सामाजिक क्रियाएं, उनके जलवायु के साथ समायोजन का तरीका, संसाधन, जनसंख्या वितरण आदि समस्त क्रियाओं को एक क्रमबद्ध रूप से हम अध्ययन करते हैं, और एक विज्ञान का रूप लेते हुए मानव भूगोल आधुनिक रूप लेते हुए हमारे सामने तैयार हो जाती है। तो मानव भूगोल में हम देखेंगे कि किस प्रकार मानव भूगोल का विद्वानों द्वारा अर्थ निर्धारित किया गया है, परिभाषाएं दी गई हैं, उनको एक नोट्स के रूप में मैं आपके सामने धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ। मानव भूगोल का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य और विकास। मानव भूगोल व मानव भौतिक भूगोल दो शाखाएं हैं भूगोल की। जो भौतिक भूगोल है वो प्राकृतिक तत्वों पे ध्यान देती है, वहीं मानव भूगोल मानव को केंद्र बिंदु रखते हुए विकास
को आगे बढ़ाती है। मानव भूगोल, जिसमें मानव द्वारा प्राकृतिक वातावरण के तथ्यों से किए गए संघर्ष व समायोजन के फलस्वरूप बने भू दृश्यों का अध्ययन किया जाता है, जैसे मानव जाति है, आर्थिक क्रियाएं हैं, कृषि है, बस्ती है, राजनीतिक भूगोल है, सामाजिक भूगोल आदि। परिभाषा में हम देखते हैं तो ऊपर जैसे मैंने बताया है कि मानव अपने आप को किस प्रकार विकट पर्यावरण में समायोजित करता है और मानव जीवन की विकास के लिए क्या क्या क्रियाएं करता है, उनका सम्मिलित करते हुए परिभाषाएं तैयार की जाती है। देखते हैं परिभाषा। विभिन्न प्रादेशिक स्थितियों में मानव समूह ने वहाँ के स्थानिक भौतिक नियमों के साथ अपने आप को किस प्रकार स्थापित किया है और वह अपने जीवन की कठिनाइयों को कम करने के लिए अपने वातावरण में किस प्रकार प्रयत्नशील है, के अध्ययन को ही मानव भूगोल कहते हैं। मानव भूगोल का उद्देश्य मानव जीवन को सुगम बनाना, मानव का जीवन की उन्नति है, विकास है। मानव भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी पर विभिन्न प्रदेशों की जनसंख्याओं का और उनके वातावरण के संसाधनों के प्रयोग से किए गए स्थानिक संगठनों का अध्ययन मानव प्रगति और मानवीय सुख समृद्धि के लिए किया जाना चाहिए। मुख्य उद्देश्य मानव का विकास है। तो यहाँ हम देखते हैं मुख्य उद्देश्य है वो मानव का विकास है। मानव भूगोल का उद्देश्य एक ही है कि मानव जीवन का विकास कैसे हो, मानव जीवन की उत्पत्ति हो, मानव के जीवन में जहाँ जहाँ जिन जिन क्षेत्रों में कठिनाई आती हैं उन कठिनाइयों को कैसे दूर किया जाए और जीवन को सुगम बनाया जाए। मानव भूगोल का विकास देखते हैं तो सर्वप्रथम जर्मन विद्वान कांट ने भूगोल के 6 प्रकार बताए थे: प्राकृतिक भूगोल, गणित भूगोल, नैतिक भूगोल, व्यापारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल और धार्मिक भूगोल। कांट के बाद हम्बोल्ट महोदय ने अपनी पुस्तक कॉस्मोस में पृथ्वी के निर्जीव तल तथा जीवधारियों के बीच के आपसी संबंधों का विश्लेषण भी समझाया था। रेड महोदय, जो मानव भूगोल के जन्मदाता कहलाते हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में मानव भूगोल का प्रारंभ किया और रेडजेल को मानव भूगोल का पिता कहा जाने लग गया और मानव भूगोल की जन्मस्थली है वो जर्मनी को माना जाने लगा। आधुनिक मानव भूगोल है उसका संस्थापक फ्रांस को माना जाता है और फ्रांस, जैसे मैंने पहले बताया, संभववाद विचारधारा का प्रबल समर्थक रहा है। विडाल डी ब्लास फ्रांस के विद्वान थे और उनके शिष्य जीन बून्स आदि ने मानव भूगोल पे कार्य किए और आधुनिक मानव भूगोल फ्रांस की देन है। इस प्रकार हम देखें कि भूगोल में 2 शाखाएं, एक प्राकृतिक उच्चावच को समझने के लिए और दूसरी मानव उनको कैसे प्रभावित करता है प्राकृतिक उच्चावचों में और अपने जीवन को सुगम बनाता है, उनका अध्ययन करने के लिए मानव को केंद्र बिंदु में रखते हुए अध्ययन किया गया, उसे हम मानव भूगोल कहते हैं। मानव भूगोल में नियतिवाद, संभववाद और नवनियतिवाद के साथ साथ मानव के दैनिक कार्यों का, उनकी आर्थिक क्रियाओं का और उनके सामाजिक संगठनों का, उनके रहन सहन का भी हम अध्ययन करते हैं। आपको इस टॉपिक में कहीं भी कोई समस्याएं नज़र आती हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। और साथ साथ में आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से रखने के लिए YouTube पर हमारे
विद्वानों द्वारा डाले गए वीडियो को भी लगातार देखते रहें ताकि इस कोरोना संकट के दौरान आपकी पढ़ाई नहीं रुके। धन्यवाद।